हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि जेएनयू का आंसर की आ गया है 2020 का, जो कि 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। चलिए उसके आंसर की पे एक बार नज़र डालते हैं। इसके आंसर की को मैंने 100 क्वेश्चन है टोटल, तो उसको आंसर की को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस निबंधकार को कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस निबंधकार को कहा? यहाँ पे 4 ऑप्शन था: चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र। जिसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट जी को कहा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है? निम्न में से कौन अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है बंगदूत, दूसरा आंगन के पार द्वार, तीसरा है सागर मुद्रा और चौथा है कुछ कविताएं। तो कुछ कविताएं जो कि अज्ञे जी का नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 3 सही है। एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आते हैं। ये पेपर थोड़ा हार्ड टाइप से आया था इस बार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न 2 कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क से निम्नांकित किया गया है। अभिकथन: ये आधुनिकता का मूल सरोकार विवेकशीलता से है। आधुनिकता का मूल सरोकार विवेकशीलता से है। तर्क है आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है। तर्क है आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्प दिए गए। देखिए, आधुनिकता का मूल सरोकार विवेकशीलता से तो है, लेकिन आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है, ये तर्क जो है थोड़ा गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, यानी ए सही परंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, इनकी सी विशुद्ध सरस और सख्त शालीन ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन रसनिधि और चौथा ऑप्शन नंदास। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ करुणानिधि केशव सोये, जागत नहीं अनेक जतन करि, भारतवासी रोए। उक्त पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? उक्त पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वेद की हिंसा हिंसा न भवति, दूसरा ऑप्शन है अंधेर नगरी, तीसरा ऑप्शन है भारत दुर्दशा और चौथा ऑप्शन है नील देवी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है नील देवी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो ये जो है नील देवी नाटक से लिया गया है। कहाँ करुणानिधि केशव सोये, जगत नाहि अनेक जतन कर भाई। उक्त पंक्तियाँ इसमें इतनी तगड़ा क्वेश्चन है ये, लगभग ये समझ लीजिए कि जेआरएफ से भी हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो नेट जेआरएफ में भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने डीपली। निम्न में से कौन सी कहानी के रचनाकार अमरकांत नहीं है? निम्न में से कौन सी कहानी के रचनाकार अमरकांत नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नौकर, दूसरा ऑप्शन है महुए का पेड़, तीसरा ऑप्शन है जिंदगी और जोक और चौथा ऑप्शन है डिप्टी कलेक्टरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी कहानी रचनाकार अमरकांत नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर महुए का पेड़। महुए का पेड़ जो है ये अमरकांत की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बिंब और चित्र की सर्वाधिक भूमिका किसमें है? बिंब और चित्र की सर्वाधिक भूमिका किसमें है? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर और चौथा ऑप्शन है धूमिल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शमशेर बहादुर, शमशेर। क्वेश्चन नंबर 9, ज्यों ज्यों निहार ये नेरे हुए नैनान, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाय। उक्त का पंक्तियाँ किस कवि की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है मतीराम, तीसरा ऑप्शन है भूषण, चौथा ऑप्शन है देव। इतना हार्ड क्वेश्चन, मतलब लगता ही नहीं कि जैसे लग रहा है कि हाँ भाई मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चे एंट्रेंस दे, ऐसा लग रहा है नेट जेआरएफ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं बच्चे। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी कहानी आदर्श
परक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी आदर्श परक नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कफन, दूसरा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है बूढ़ी काकी और चौथा ऑप्शन है बड़े घर की बेटी। तो कफन जो है आदर्श परक कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, दूसरा 1902 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तीसरा 1900 से 1920 ईस्वी तक और तीसरा 1905 से 1915 ईस्वी तक। तो इसका ऑप्शन जो है 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12। अपने अपने पिंजरे किस लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किस लेखक की आत्मकथा? यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला भगवान सिंह, दूसरा ऑप्शन गुरदयाल सिंह, तीसरा ऑप्शन सूरजपाल चौहान और चौथा ऑप्शन मोहनदास नेमिषारण्य। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोहनदास नेमिषारण्य। क्वेश्चन नंबर 13। भट्टनायक ने काव्य के शब्द व्यापार को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया? भट्टनायक ने काव्य के शब्द व्यापार को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है? तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, अभिधा, भवक्तु और भुजक्तु। ये भट्टनायक ने इसको 3 आधार पर जो है डिवाइड किया था। पहला है अभिधा, दूसरा है भवक्तु और तीसरा है भुजक्तु। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित 2 कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क से निम्नांकित किया गया है। अभिकथन है द्विवेदी जी युग जागरण, सुधार एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का युग है। तर्क है क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत तत्कालीन रचनाकार साहित्य रचना में प्रवृत्त थे। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है, यानी कि आर ए की सही व्याख्या और ये और आर दोनों यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही है। यानी द्विवेदी युग जागरण, सुधार एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का युग है। इसका तर्क है क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत तत्कालीन रचनाकार साहित्य रचना में प्रवृत्त थे। क्वेश्चन नंबर 15। बंग महिला का वास्तविक नाम है? बंग महिला का वास्तविक नाम यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन श्रीमती मधुबाला घोष, सेकंड ऑप्शन है श्रीमती अपर्णा घोष, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती राजेंद्र बाला घोष और चौथा ऑप्शन है श्रीमती अनामिका घोष। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 16। निर्मल वर्मा की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निर्मल वर्मा के किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो निर्मल वर्मा के यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अंतिम अरण्य, दूसरा ऑप्शन है कौवे और काला पानी, तीसरा ऑप्शन है रात का रिपोर्टर और चौथा ऑप्शन है चीड़ों पर चांदनी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, कौवे और काला पानी। क्वेश्चन नंबर 17। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी के संदर्भ में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 18। चित्राधार शीर्षक कविता के रचयिता। चित्राधार शीर्षक कविता के रचयिता यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19। एक पति के नोट्स उपन्यास के रचनाकार कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास के रचनाकार कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उषा प्रेमंदा, दूसरा ऑप्शन राजकमल चौधरी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र भल्ला और चौथा ऑप्शन है मन्नू भंडारी। तो एक पति के नोट्स उपन्यास की रचना है जो महेंद्र भल्ला। ये तो विश्वनाथ त्रिपाठी में मिल जाएगा आपको। भारत सौभाग्य नाटक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है भट्ट नायक और चौथा बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका जो है भारत सौभाग्य नाटक के जो रचनाकार हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
कुछ क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो सर के ऊपर से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? परिंदे कहानी के रचनाकार, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ना दूधनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा, तीसरा ऑप्शन श्रीकांत वर्मा, चौथा नंदकली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्मल वर्मा। द सेकंड सेक्स की रचनाकार है, द सेकंड सेक्स की रचनाकार है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहले वर्जीनिया वुल्फ, दूसरा ऑप्शन है वंदना शिवा, तीसरा ऑप्शन है मेरी वॉल स्टोनक्रॉफ्ट और चौथा ऑप्शन है सिमोन द बूवार। तो इसका जो है द सेकंड सेक्स के रचनाकार है सिमोन द बूवार। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि भेद निरूपण के आधार हैं। ध्वनि भेद निरूपण के आधार है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, उपचार, वस्तु, अलंकार और रस। तो ध्वनि भेद निरूपण की रचना का आधार है तो यह उपचार, वस्तु, अलंकार और रस। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे आप 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन गिरजा कुमार माथुर और तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये है रस के अस्थायी भाव का सही मेल कीजिए। रस के अस्थायी भाव का सही मेल कीजिए। तो देखिए शांत रस का इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है, ये सही है। दूसरा है अद्भुत का विस्मय, ये भी सही है। तीसरा है विभत्स का जुगुप्सा होता है और चौथा जो है रौद्र रस का उत्साह, ये तो गलत है, वीर रस का होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह उक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न 2 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर पहला कथन है, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य काव्य का जितना सुंदर विकास छायावाद में हुआ उतना कहीं नहीं। नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य काव्य का जितना सुंदर विकास छायावाद में हुआ उतना कहीं नहीं। कथन है, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य या तो निराला ने लिखे या फिर नागार्जुन और केदार ने। कथन यहाँ पे दिया है, पहला कथन दिया है कि नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य काव्य का जितना सुंदर विकास छायावाद में हो उतना कहीं नहीं। और सेकंड कथन है, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा या फिर नागार्जुन केदारनाथ ने। तो उपयुक्त कथनों में के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला गलत है परंतु सेकंड सही है। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा कथन सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम है। एकांतवास, वेदी, उजाड़, ग्राम श्रांत प्रतीक, देहरादून और भारत गीत। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है, यानी कि एकांतवास योगी, उजाड़, ग्राम श्रांत प्रतीक है, ए बी सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। यह कथन है न तगड़ा कथन है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में वह दृष्टा हो सकता है। यह कथन जो है अज्ञेय का, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बट केदार ने किस सम्राट का गुण गाया है? बट केदार ने किस सम्राट का गुण गाया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, जयचंद का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित दो कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क से नामांकित किया गया है। तो यहाँ पे जो पहला कथन दे रखा है, संभवतः कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी अधिक लोकप्रियता छायावाद के द्वारा मिली
उतनी पहले कभी न मिली थी। तर्क है, कल्पना ही उनकी वह शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने बंधनों की सीमा में रहते हुए भी उन्मुक्त आकाश में विचरण करने का सुख लेते थे। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, देखिए अभिकथन भी इसका सही है और तर्क भी इसका सही है, और ये कह सकते हैं कि अभिकथन का जो है तर्क जो है व्याख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, परंतु आलोचनात्मक कथन किस आलोचक का है? प्रस्तुत आलोचनात्मक कथन किस आलोचक का है? पंत जी की आभासित होने वाली सामाजिकता में उतनी सामाजिकता नहीं है जितनी निराला की आभासित होने वाली व्यक्तित्व में है। पंत जी के आशावाद में भी उतनी शक्ति नहीं है जितना निराला के निराशावाद में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, विजय देव नारायण राय, दूसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन मुक्तिबोध और चौथा नामवर सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, यानी नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, गोबर पात्र का संबंध किस उपन्यास से है? गोबर पात्र का संबंध किस उपन्यास से? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेला आंचल, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है कोहबर की शर्त और चौथा ऑप्शन है आधा गांव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदान। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा का व्यापार स्थल संकीर्ण है, प्रेम का विस्तृत। तो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शास्त्र पूर्ण आनंद की उमंड का नाम उत्साह है, कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन ए गलत, परंतु कथन सेकंड सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 34। क्वेश्चन नंबर 35, हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली जो भी पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ब्रज जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, शिष्योद्यो रूढ़ियो मेहारो काय कर लेसी उक्त पंक्ति किसकी है? ये मीराबाई की पंक्ति। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सुमिलित कीजिए। व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो है व्यास सम्मान जो है दुखम सुखम रचना को मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि अरण्या को मिल चुका है, और मंगला प्रसाद पारितोषिक साकेत को मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा को मिल चुका है, चिदम्बरा को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क से नामांकित किया गया है। अभिकथन, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। तर्क है, लोभ आनंद स्वरूप है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए। तो ये और आर दोनों सही है, और आर जो है ये की व्याख्या। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बीच बीच में कहीं कहीं इजी क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि बच्चे होपलेस ना हो ज़्यादा, पेपर छोड़ के ना भगें। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भामा, दूसरा ऑप्शन आनंदवर्धन, तीसरा ऑप्शन है ढंडी और चौथा ऑप्शन है भरत मुनि। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, यानी भामा। क्वेश्चन नंबर 41, बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद और समुद्र का प्रतीकार्थ क्या है? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद और समुद्र का प्रतीकार्थ अर्थ क्या? तो ये व्यक्ति और समष्टि है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, कबीर परिचाई के लेखक कौन है? कबीर परिचाई के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनंत दास।
क्वेश्चन नंबर 43, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से संयुक्त स्वर है तो ओ जो है, आओ जो है संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, गोकुलनाथ किसके पुत्र हैं? तो ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है। क्वेश्चन 46, सुमिलित कीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है काले कारनामे, जयशंकर प्रसाद का जो है तितली, सुमित्रानंदन पंत का जो है ये हार, और प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र। सीधा सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस नाटक का नायक प्रवृत्ति और निर्वृत्ति या काम और अध्यात्म के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, लाहौरों के राजहंस। 4 ऑप्शन हैं, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लाहौर का हंस और पहला राजा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन ये और दूसरे को तर्ककार से नामांकित किया गया है। ठीक है, अभिकथन है छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और कार्य करवाने से हुआ। तर्क है आधुनिकता लिरिक अथवा प्रगति इसी व्यक्तिकता के प्रतीक है। मध्य युग के संत भक्त और रीतवादी कवि प्राय निर्व्यक्तिक ढंग से अपनी बातें कहते थे। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्पों के सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें जो है छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ, ये तो सही है। दूसरा है आधुनिकता लिरिक और अथवा प्रगति इसी व्यक्तिकता के प्रतीक है। मध्य युग के संत भक्त और रीतवादी कवि प्राय निर्व्यक्तिक ढंग से अपनी बातें रखते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना की संकल्पना निम्नलिखित में से किस काव्य चिंतक ने की थी? यहाँ पे फिर एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। प्राथमिक काव्य और गौण कल्पना की संकल्पना निम्नलिखित में से किस काव्य चिंतक ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 50, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो आंसर की इसको मैंने 50-50 क्वेश्चंस के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।